डॉक्टर की बातें याद है ना कोमल? अब तुम्हें अच्छे से आराम करना है और ज्यादा घर का कोई काम भी नहीं करना है। और तुम्हारी चाय भी बंद करवाती हूँ। बहुत चाय पीती हो तुम। बच्चे की सेहत के लिए इतनी चाय अच्छी नहीं है। इससे अच्छा तो तुम दूध पी लिया करो। क्या करूं भाभी, दूध में से महक आती है और ठंड भी इतनी है कि बिना चाय के काम ही नहीं चलता। मैं तुम्हें दूध में इलायची डालकर दे दिया करूंगी, इससे तुम्हें महक नहीं चढ़ेगी दूध की। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, आप मुझे दूध पिलाकर ही मानेंगी। वैसे आज कितनी बढ़िया धूप निकली है ना। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पल्लवी गांव से थोड़ी दूर बने सरकारी अस्पताल से अपनी 2 महीने गर्भवती देवरानी कोमल को दवाई पिलाकर ला रही होती है। खिली खिली अच्छी धूप देखकर दोनों देवरानी जेठानी पेड़ के नीचे धूप में बैठ जाती हैं कि तभी वो देखती हैं कि दूर से कुछ आदमी भागते हुए आ रहे हैं और उनके बगल से गुजर रहे हैं। ये देखकर पल्लवी, अरे भाई साहब, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे भागी भागी कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? अरे बहन जी, वो पहाड़ों के पीछे जो ज्वालामुखी है ना, वो दोबारा चालू हो गया है। उसका लावा तो दूसरी तरफ गिर रहा है, लेकिन उसके चालू होने की वजह से आसपास की पहाड़ियों में हलचल होने लगी है और बड़े बड़े पत्थर खिसक कर घरों की तरफ आ रहे हैं। अरे काफी आगे सारे घर टूट गए हैं। अरे वहीं जा रहे हैं हम। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं लगी? चोट का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के घर टूट गए हैं। भगवान करे किसी को चोट ना लगी हो। ज्वालामुखी से हुए लैंडस्लाइड की वजह से गांव में कुछ लोगों के घर टूट चुके थे। काफी लोग परेशान थे। पल्लवी कोमल को परेशान देखकर उसे सीधा घर ले आती है। रात का वक्त होता है। सभी लोग घर में आग जलाकर उसके आसपास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वो सन्नी भाई साहब है ना, उनका घर भी इस भूस्खलन की चपेट में आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि शहर में उन्होंने अपना घर बनवा रखा है। कल सुबह वो लोग शहर के लिए निकल जाएंगे और बाकी लोग भी इधर उधर जा रहे हैं। अरे जिनके पास पैसा है उनका तो समझ में भी आता है, वो लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे रहने का। लेकिन जो हमारी तरह गरीब हैं, उन बेचारों का क्या होगा? बेघर होकर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जब ये हादसा हुआ तो सभी लोग धूप में अपने घरों के बाहर बैठे हुए थे। अगर कोई घर में होता तो उसको काफी गहरी चोट लग सकती थी। दोबारा ऐसा हादसा ना हो, वरना देखा जाए तो हमारा पूरा गांव लगभग पहाड़ियों के बीच में ही है। अरे बस करो आप भी। सब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जरा कोमल को तो देखो, कितनी परेशान हो रही है बेचारी। दोपहर से ऐसी हालत में उसका इतना परेशान होना ठीक नहीं है। अब सभी लोग खाना खाते हुए कुछ और बातें करते हैं और अब खाना खाकर सभी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन पल्लवी आंगन में धुले हुए कपड़े सुखा रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोमल आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही हैं। तभी कुछ पड़ोस की औरतें उनकी आंगन में आती हैं। बहन जी, कल रात को काफी ज्यादा ठंड थी। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी। अरे तू जंगल से लेते आते ना, जंगल है ही कितनी दूर हमारे घर से। अरे ठंड में लकड़ी काट काट कर कितने सारे पेड़ खत्म हो गए हैं। अब तो खुद ही लकड़ी काटने का मन नहीं करता है, लेकिन ठंड मजबूर कर देती है। कल रात को गए थे ये लकड़ियां लेने के लिए। सोचा था कि जंगल में तो छोटी मोटी लकड़ियां पड़ी रहती हैं, वही उठा ले आएंगे। लेकिन जब उन्हें ढूंढते ढूंढते अंदर गए तो एक बड़ी सी टनल के पास पहुंच गए। वहां इतना अंधेरा कि पूछो मत, और ऊपर से जानवरों की अजीब अजीब आवाज आ रही थी। अरे उस टनल के बारे में तो मैंने भी सुना है। उसके अंदर से एक रेलवे ट्रैक होके जाती है। कई सालों तक वहां से कई सारे ट्रेन्स गुजरी, लेकिन एक दिन वहां एक ट्रेन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उस दिन के बाद से उस टनल को बंद कर दिया गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां पर भूत वगैरह भी हैं। अरे ये सब तो बेकार की बातें हैं। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। लोग बस अपने मनोरंजन के लिए बातें बनाकर बैठ जाते हैं। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। भूस्खलन की मुश्किल से अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। सुबह का वक्त होता है। सभी लोग अपने अपने घरों में नाश्ता करके काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती हैं। तभी कोमल और उसके परिवार वालों को अचानक से भूकंप महसूस होने लगता है। ये भूकंप का झटका मुझे ही महसूस हो रहा है या आप लोगों को भी? अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? चलो सब लोग जल्दी से घर से बाहर निकलो। तब कोमल पूरा परिवार जल्दी से घर से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर काफी लोगों की भीड़ है।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके घर के पीछे बनी पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टान और पत्थर सीधा उनके घरों की तरफ आ रही हैं। हे भगवान, ये चट्टान तो सीधा हमारी घर की तरफ आ रही है। कहीं हमारा घर भी औरों की तरह टूट ना जाए। अरे घर उजड़े तो उजड़े, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। सभी लोग घरों से पीछे हटो। सभी लोग अपने अपने घरों से दूर होकर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते पहाड़ों से आ रही बड़ी चट्टानें और पत्थर उन सबके घरों को हद से ज्यादा तहस नहस कर देती हैं। देखते ही देखते शांति का बसाया हुआ सपनों का घर अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। सभी लोग अपने आशियानों को इस तरह बिखरता देखकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ समय पहले तो हमने अपने घर की मरम्मत करवाई थी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। घर के नाम पर सिर्फ ये आधी टूटी खड़ी दीवार बची है। अब हम सर्दी में कहाँ भटकेंगे? क्या करें भगवान? पता नहीं ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है। हमेशा हम गरीबों का ही घर क्यों बिखरता है। सभी लोग अपने घर के टूटे बिखरे मलबे के अंदर से थोड़ा बहुत बचा ठीक ठाक सामान निकाल लेते हैं। शाम होने को आ गई थी, इसलिए सभी लोग बीच जगह में ही आग जलाकर बैठ जाते हैं। किसी को बहुत जोरों की भूख लग रही थी तो किसी का ठंड के मारे शरीर काफी ज्यादा कांप रहा था। पता नहीं घर के सामान में कंबल कहाँ दब गई है, मिल ही नहीं रही। कल सुबह दोबारा से उसे निकालने की कोशिश करेंगे। अगले दिन होते ही गांव के कई सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर निकल जाते हैं तो कुछ आसपास की जगह पर। अरे आप लोग परेशान मत होइए, शहर में मेरा बेटा काम करता है, हम सब लोग उसी के यहाँ चलते हैं। शहर में तो कई सारी नौकरियां हैं, आपके बेटे वहीं कहीं नौकरियां ढूंढ लेंगे और जब तक आप कोई किराए का घर ना देख लें हम सब मेरे बेटे के यहाँ रहेंगे। महेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो इंसान के रूप में भगवान हैं हमारे लिए। मिथिलेश अपने दोस्त महेंद्र और अपने पूरे परिवार के साथ गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो सभी शहर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती हैं। सभी को ट्रेन में बैठी हुई थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी महेंद्र के पास शहर से उसकी बेटी का कॉल आता है। उसकी बातें सुनकर महेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उस परिवार के पास आकर, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा मेरा बेटा आप लोगों को रख लेगा, लेकिन वो मना कर रहा है। उसका काफी छोटा घर है, इतने सारे लोग उस घर में नहीं रह सकते। भाई साहब, आपके कहने पर तो हम चल रहे थे, अब हम कहाँ जाएंगे? आपने तो हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे ही थोड़ी देर में ट्रेन रुकती है तो पूरा परिवार अब रेल पटरी पर उतर जाता है और सभी काफी परेशान हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से तो हमें इस तरफ चलना चाहिए। अब तो लगता है किसी और गांव में ही बसेरा करना पड़ेगा। भूस्खलन की वजह से हमारे मालिक ने तो काम भी बंद कर दिया। थोड़े बहुत पैसे ही बचे हैं, पता नहीं इसमें गुजारा कैसे होगा। पूरा परिवार नए गांव की तलाश में उन्हीं रेल की पटरी पर चलता रहता है। देखते ही देखते दोपहर से शाम होने को आ जाती है। सभी लोग ठंड के मारे कांप रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के सामने एक टनल आती है, जिसके बारे में अक्सर वो गांव वाले सुना करते थे। ये तो वही भूतिया टनल है जिसके बारे में हमारे पड़ोसी बात कर रहे थे। हम यहाँ कहाँ से आ गए? चलो यहाँ से चलते हैं। अरे कोमल, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा तो सही था कि यहाँ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए इस टनल को बंद कर दिया गया था। मेरी मानो तो अभी हम इसी के अंदर चलते हैं। रात होने को आ गई है और आसपास जंगल भी है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अंधेरे की वजह से किसी को भी वो टनल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जानवरों की डर और बढ़ती ठंड की वजह से पूरा परिवार उस टनल के अंदर चला जाता है और जैसे तैसे करके पूरा परिवार उसी में अपनी रात गुजारता है। अगले दिन सवेरा होने पर वो सभी देखते हैं कि वो टनल काफी ज्यादा गंदी है। हर तरफ ढेर सारी मकड़ी की जाली, कूड़ा और छोटे मोटे कीड़े भी हैं और दूसरी तरफ से वो टनल किसी चट्टान से बंद है। अरे ये तो काफी पुरानी टनल है। बहुत छोटा था जब इस तरफ आया था मैं, सालों बाद यहाँ आना हुआ है। कितनी बड़ी है ये। यहाँ कितनी ज्यादा गंदगी है, ऐसा लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया, और ऊपर से ये बदबू। लेकिन माँ जी कुछ भी बोलो, रात में यहाँ सोने में गर्माहट तो काफी थी। मेरी तो एकदम से आंख लग गई हो और अब आप लोगों की आवाज सुनकर आंख खुली है। वैसे आप में से किसी ने सोचा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? शहर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है,
अगर हम वहां पर चले भी गए और नौकरी भी मिल गई तो जब तक तनख्वाह नहीं मिल जाती आप लोगों को रखेंगे कहाँ? और दूसरे गांव का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएं कहाँ नहीं। अगर आप लोग मेरी बात माने तो मेरे ख्याल से हमें यहीं इसी टनल में रहना चाहिए। वैसे भी इस टनल के आसपास कोई आता नहीं है, एक तरह से ये सीक्रेट टनल है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो ठंड से भी बच जाएंगे। लेकिन बहू, हम इस टनल में कैसे रह सकते हैं? यहाँ गंदगी तो देख कितनी ज्यादा है और रात में तो कुछ दिखेगा भी नहीं। अगर हमें इस टनल में रहना ही है तो फिर हम इसे अच्छे से साफ करके रहेंगे ना, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और घर बसाने से ही बढ़ता है। क्या पता भगवान ने हमारी किस्मत में इसी टनल में रहना लिखा हो। किसी का भी दिल उस रेलवे टनल के अंदर रहने का नहीं था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि किसी और के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए अब सब उसी टनल में रहने का फैसला करते हैं। सभी अब जल्दी से उठते हैं और सबसे पहले आसपास पड़ा कूड़ा कचरा और साथ ही धूल मिट्टी मकड़ी की जाली साफ करने लगते हैं। आजकल के तो लोगों को न जाने क्या हो गया है, कितनी शराब पीने लगे हैं। ये देखो कितनी सारी शराब की बोतलें पड़ी हैं और ऊपर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। शराब पी पी कर आजकल लोग अपना पूरा शरीर खराब कर रहे हैं। सारे मकड़ी के जाले साफ हो गए हैं और आधा कूड़ा भी। कोमल, तुम क्यों इस हालत में काम कर रही हो? तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं करती हूँ ना ये सब, तुम थोड़ा आराम करो। भाभी इतनी देर से बैठी ही तो थी, थोड़ा बहुत काम में करूंगी तो शरीर को भी अच्छा लगेगा। सुबह से दोपहर होने को आ जाती है और अब लगभग टनल की सफाई का सारा काम खत्म हो चुका था। सभी लोग घर छोड़ने से पहले अपना बचा कुचा थोड़ा बहुत सामान जैसे बर्तन, कपड़े, रजाई, कंबल लेकर आई थी। दोनों भाई मिलकर उस टनल की पटरी पर चटाई बिछा देते हैं, तो वहीं दोनों बहुएं टनल एक कोने में ईंट का चूल्हा बनाकर आसपास रसोई का थोड़ा बहुत सामान रख देती हैं। चलो, अभी ये जगह थोड़ी रहने लायक तो लग रही है। वैसे सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया, बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। हाँ, जो पानी था वो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पीकर खत्म कर लिया। रहने की जगह का तो इंतजाम हो गया, लेकिन पानी की बड़ी दिक्कत है। आसपास तो मुझे लग भी नहीं रहा है कि कहीं पानी मिलेगा। लगता है वापस गांव की तरफ जाना होगा और कुएं के अंदर से ही पानी लाना होगा। चल रमन, पानी लेकर आते हैं। दोनों भाई बर्तन और मटकी लेकर पैदल पैदल रेल की पटरी पर चलते हुए काफी देर बाद गांव पहुंचते हैं, जहां वो सबसे पहले कुएं से पानी भरते हैं। तभी अचानक रमन की नजर लोगों के उजड़े मकान पर जाती है, जहां किसी की पालतू गाय बैठी होती है। अरे ये गाय तो किसी की पालतू है। लगता है लोग घर तो छोड़कर चले गए, लेकिन इस बेचारी को यहीं छोड़ गए। इस तरह इसे छोड़कर जाएंगे तो ये खाएगी क्या? एक काम करते हैं, इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। रमन, तू पानी लेकर जा, मैं तब तक कहीं से राशन का बंदोबस्त करता हूँ और इस गाय को भी साथ ले आऊंगा। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। इधर रमन पानी लेकर ट्रेन की पटरी पर चलते हुए टनल की तरफ बढ़ने लगा। उधर दीपेश गांव से बाहर निकलकर बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी किराने की दुकान ढूंढता है, जहां से वो अपने पास बचे पैसों से थोड़ा बहुत राशन और वापस आती हुई गाय को लेकर शाम तक टनल तक पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता और भाई ने रोशनी के लिए टनल के अंदर मशाल जलाकर रख दी है। अरे, आप लोगों ने तो मशाल जला दी, इससे कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है। मैं तो पूरे रास्ते यही सोचता आया था कि अंधेरे में वहां कैसे रहेंगे। लेकिन ये गाय किसके लिए आए आप? पूछने पर दीपेश उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद पूरा परिवार उस गाय को भी उस टनल के अंदर रख लेता है और अब दोनों बहुएं जल्दी से ईंट की चूल्हे पर खाना बनाती हैं। सब खाना खाकर सो जाती हैं।